देखिए, फंडा 1 मिनट केमिस्ट्री में आज देख रहे हैं हीटिंग इफेक्ट। तो जो कंपाउंड्स हैं उन पे उनको हीट करने से क्या इफेक्ट आएगा उसके बारे में हमें आज देखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। फंडा 1 मिनट केमिस्ट्री में आज पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट देखिए, जैसे कार्बोनेट की बात करें, मेटल कार्बोनेट, तो मेटल कार्बोनेट को अगर हम क्या करें, हीट करें, तो उससे हीट करने से क्या होगा, एक तो मेटल ऑक्साइड बनेगा और साथ में क्या रिमूव हो जाएगी, CO2। तो जैसे आप क्या करेंगे, मेटल कार्बोनेट को हीट करेंगे तो वहां से क्या होगी, CO2 रिमूव हो जाएगी और जो रिमेनिंग प्रोडक्ट होगा वो कैसा होगा, मेटल ऑक्साइड। कौन सा मेटल, जो मेटल यहाँ पे यूज हुआ है। तो इसका जो रेस्पेक्टिव मेटल है उसके क्या बन जाएंगे, ऑक्साइड, और साथ में क्या रिमूव हो जाएगी, CO2 गैस। ठीक, क्या सारे मेटल कार्बोनेट ऐसा काम करेंगे, नहीं, कुछ को छोड़कर। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो मेटल कार्बोनेट है वो ये प्रॉपर्टी शो करेंगे हीटिंग की, मगर किसको छोड़ के, इन 4 मेटल के कार्बोनेट को छोड़कर। कौन कौन से हैं, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, यानी कि Na, K, Rb और Cs। ये कौन से एलिमेंट हैं, फर्स्ट ग्रुप के। फर्स्ट ग्रुप के मेटल हैं, किसको छोड़कर, Li को। ठीक है, Li क्या कर सकता है, अगर Li का कार्बोनेट होगा तो वो डिकम्पोज हो सकता है, मगर सोडियम और पोटेशियम और रुबिडियम और सीजियम के जो है वो कार्बोनेट डिकम्पोज नहीं होंगे। एक और इसमें एलिमेंट होता है Rb, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, यानी कि अरिडन, तो उसको हम नहीं पढ़ते क्योंकि वो रेडियो एक्टिव है। ठीक है, Fr होता है इसमें, लास्ट एक एलिमेंट होता है, देखिए याद कैसे रखते हैं इसे, हेलीना की रब से फरियाद, Fr को कभी नहीं पढ़ती क्योंकि वो रेडियो एक्टिव है, उसकी प्रॉपर्टी चेंज होती रहती है। तो आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट ग्रुप के Li को अगर छोड़ दें तो बाकी जितने भी मेटल हैं उनके कार्बोनेट डिकम्पोज नहीं होते हीट करने पे। ठीक है, चलिए, ज्यादा से ज्यादा बस क्या हो सकते हैं, मेल्ट हो सकते हैं, नहीं तो जनरली किस में पाए जाते हैं, सॉलिड फॉर्म में। चलिए, मेटल हाइड्रोक्साइड की बात करें, मेटल का हाइड्रोक्साइड हो, कोई हाइड्रोक्साइड मतलब OH, कार्बोनेट मतलब CO3। तो मेटल हाइड्रोक्साइड को अगर आप क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो यहां से क्या होगा, अगर हाइड्रोक्साइड है तो क्या रिमूव हो जाएगा, वाटर, और कार्बोनेट था तो क्या रिमूव होता, CO2। तो अगर मेटल हाइड्रोक्साइड को आप हीट करेंगे तो मेटल ऑक्साइड बनेगा, जो रेस्पेक्टिव मेटल था उसी का ऑक्साइड बन जाएगा, और साथ में क्या रिमूव हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, ये वेपर फॉर्म में उड़ जाएगा। ठीक, चलिए, मगर इसमें क्या सारे मेटल हाइड्रोक्साइड ये काम करेंगे, तो इसमें भी किसको छोड़कर, एक्सेप्ट, सेम वही कहानी है, एक्सेप्ट किसको, सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम और सीजियम, इन 4 मेटल के हाइड्रोक्साइड को छोड़कर बाकी सब क्या करेंगे, हीट करने पे डिकम्पोज होंगे। इन 4 एलिमेंट के जो हाइड्रोक्साइड हैं वो थर्मल डिकम्पोजिशन नहीं दिखाते, नो थर्मल डिकम्पोजिशन। क्लियर। तो कौन है ये, कौन 4 है, ये ध्यान रखना है, फर्स्ट ग्रुप के मेटल है, फर्स्ट ग्रुप के भी कौन से, Li को छोड़कर। अगर Li का हाइड्रोक्साइड होगा तो वो हीट करने पे डिकम्पोज हो जाएगा। तो दो बातें अभी हमने पढ़ी कि अगर कोई भी मेटल का कार्बोनेट है या हाइड्रोक्साइड है तो वो हीट करने पे क्या बनाता है, रेस्पेक्टिव मेटल का ऑक्साइड बनाएगा। अगर कार्बोनेट है तो CO2 रिमूव होगी, और हाइड्रोक्साइड है तो वाटर वेपर रिमूव होगी। ठीक है, वाटर वेपर। ठीक, मगर किस केस में ये काम नहीं, किस में एक प्रॉपर्टी नहीं आती, एक तो सोडियम और पोटेशियम और Rb और Cs, ये 4 मेटल ऐसे हैं फर्स्ट ग्रुप के जिनमें ये प्रॉपर्टी नहीं आती, यानी कि इनके जो ऑक्साइड है, इनके जो हाइड्रोक्साइड है और इनके जो कार्बोनेट है वो डिकम्पोज हीट करने पे नहीं होते। चलिए देखें, जैसे बात करें PbCO3, ये क्या है, कार्बोनेट है किसी, ठीक ठीक है, कार्बोनेट है तो क्या करेंगे, जैसे ही इसे हीट करेंगे तो क्या होगा, यहां से जो मेटल है पैलेडियम, इस पैलेडियम का ऑक्साइड बन जाएगा PbO, और एक CO2 यहां से क्या हो जाएगी, रिमूव। तो यहां से CO2 रिमूव हो गई और क्या बन जाएगा, PbO। ठीक, नेक्स्ट देखिए, अगर हम यहां बात करें क्या होगा, जैसे ये FeCO3 है, तो FeCO3 इनके आयरन का कार्बोनेट है कोई, तो इसको जैसे हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, CO2 रिमूव हो जाएगी और क्या बचेगा, FeO। तो फेरियम यानी कि आयरन का क्या बन जाएगा, ऑक्साइड। इसे आयरन की जो कार्बोनेट है इसे क्या बोलते हैं, साइड्रेट बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिए, एक हमारे पास ये एक मैग्नीशियम कार्बोनेट है और एक कैल्शियम कार्बोनेट है, इन दोनों सिंपल सॉल्ट का एक एडिशनल कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, ये एडिशन कंपाउंड बना हुआ है। इसको अगर हम हीट करें तो यहां से क्या होगा, देखिए मैग्नीशियम कार्बोनेट को जब हीट करेंगे तो यहां से एक CO2 रिमूव होकर क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो यहां से क्या बनेगा, एक CO2 रिमूव हो जाएगी और क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, और साथ में क्या निकल जाएगी, CO2। एक मॉलिक्यूल यहां से, एक मॉलिक्यूल यहां से, तो 2 मोल CO2 निकल रही है। और इसे इस टाइप के इस मिक्सचर को मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट के जो एडिशनल कंपाउंड है इसको क्या बोलते हैं, ओलामाइट। ठीक, नेक्स्ट देखिए हमारे पास एक कॉपर कार्बोनेट है और एक कॉपर हाइड्रोक्साइड है, इन दोनों सिंपल सॉल्ट का एक एडिशनल कंपाउंड बना हुआ है जिसे बोलते हैं मैकेलाइट। ठीक, इसको अगर हम हीट करें तो देखिए क्या होगा, अगर कार्बोनेट को हम हीट करेंगे तो क्या होगा, यहां से CO2 रिमूव हो जाएगी और क्या बन जाएगा, कॉपर ऑक्साइड।
तो एक तो कॉपर ऑक्साइड बन गया। ठीक, यहां से जब कॉपर हाइड्रोक्साइड को हीट करेंगे तो यहां से एक वाटर वेपर रिमूव होगी, वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा और क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड। तो यहां से भी कॉपर ऑक्साइड, यहां से भी कॉपर ऑक्साइड और यहां से एक CO2 और यहां से एक वाटर। तो कॉपर ऑक्साइड बन जाएंगे दो मॉलिक्यूल्स और एक CO2 निकलेगी और यहां से क्या निकल जाएगा, एक वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, चलिए एक और बात देखिए, यहां पे क्या है, अगर हम बात करें, ये हमारे पास क्या है, सोडियम कार्बोनेट है। सोडियम कार्बोनेट पे 10 वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हैं, इस पे अटैच, यानी कि इसको क्या कर रखा है इन्होंने, यानी कि क्रिस्टलाइज कर रखा है। जो 10 वाटर मॉलिक्यूल हैं इसको क्या कर देंगे, क्रिस्टलाइज कर देंगे। जैसे आप आटे को या किसी भी पाउडर में जब आप क्या कर देते हैं, पानी डाल देते हैं तो क्रिस्टल हो जाता है, क्रिस्टल फॉर्म में, जैसे आटा हो जाता है, तो उस टाइप से ये क्रिस्टल फॉर्म में आ गया होगा। ठीक, अगर इसे हम क्या कर दें, इसे बोलते हैं वॉशिंग सोडा। जब भी मैग्नीशियम कार्बोनेट पे 10 वाटर मॉलिक्यूल अटैच हो तो इसे बोलते हैं वॉशिंग सोडा। ठीक, अब इसे हम क्या कर दें, अगर इसे खुले में ऐसे छोड़ दें, खुले में छोड़ देने के एयर में अगर हम इसे खुले में ऐसे छोड़ दें तो यहां से क्या होगा, ये जो वाटर मॉलिक्यूल है वेपर फॉर्म में उड़ते जाएंगे यहां से। तो वेपर बेटर यानी कि क्या होगा, रूम टेम्परेचर पे क्या होगा, ये वेपर फॉर्म में वाटर मॉलिक्यूल उड़ते रहेंगे, मगर कितने, मैक्सिमम कितने होंगे, 9 वाटर मॉलिक्यूल यहां से उड़ जाएंगे, मगर एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव नहीं होगा। कम से कम एक वाटर मॉलिक्यूल जरूर रहेगा, यानी कि कंप्लीटली 100% वाटर रिमूव नहीं होगा, मगर हाँ क्या है, 90%, यानी कि 10 में से 9 मॉलिक्यूल वाटर के क्या हो जाएंगे, रिमूव, और ये क्या रह जाएगा, Na2CO3.H2O। इसे बोलते हैं नेट्रॉन। ठीक है, अगर 10 वाटर मॉलिक्यूल है तो वॉशिंग सोडा और एक वाटर मॉलिक्यूल बच गया तो इसे बोलते हैं नेट्रॉन। अब इसे जो रिमेनिंग वाटर मॉलिक्यूल है ये रिमूव, अगर हम इसे क्या करें, रूम टेम्परेचर पे तो ये रिमूव नहीं होगा, मगर इसे फर्दर हीट करें, एडिशनल हीट दें तो ये वाटर मॉलिक्यूल भी क्या हो जाएगा, रिमूव। मगर ये जो कार्बोनेट है ये ब्रेक नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये सोडियम का कार्बोनेट है। ये उन 4 एलिमेंट का कार्बोनेट है जो मैंने आपको बताया कौन कौन से, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, यानी कि Na, K, Rb और Cs। तो ये फर्स्ट ए ग्रुप का मेटल है। फर्स्ट ए ग्रुप के जितने भी मेटल है उनके कार्बोनेट डिकम्पोज नहीं होते, किसको छोड़कर, Li को छोड़कर। तो ये क्या हो गया, ये तो फर्दर, तो सोडियम कार्बोनेट से और ज्यादा ब्रेक ये नहीं हो सकता। बहुत ज्यादा हीट करोगे तो बस लिक्विड फॉर्म में आ सकता है, पिघल सकता है, टूट नहीं सकता। ठीक है, आगे बात समझ में। तो इस केस में क्या होगा, जब इसे हम हीट करेंगे तो सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल उड़ जाएंगे, तो इसका जो पूरे का मॉलिक्यूल है, इसमें इसका जो मॉलिक्यूल निकालूंगा तो उसमें से वाटर अलग हो गया, तो इसका जो मॉलिक्यूल्स यानी कि इसका जो वेट है वो कम हो जाएगा। तो सिर्फ हीट करने से ये डिकम्पोज नहीं होगा, सिर्फ ओनली वेट लूज हो जाएगा इसका। ठीक, और इस टाइप से किसी भी कंपाउंड को खुले एयर में छोड़ना और वहां से वाटर वेपर का रिमूव होना, इस प्रोसेस को बोलते हैं, ये प्रोसेस कहलाता है इन्फ्लोरेंस। ठीक है, देखिए एक बात और सीखिए, जब भी हम क्या करते हैं, किसी भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम क्या करेंगे, हीट करेंगे। तो बहुत प्यारी सी बात है, ध्यान रखिए, जब हम किसी भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड को हीट करेंगे तो हीट करते ही आप सबसे पहले वहां से क्या है, गैसेस निकलनी शुरू हो जाएंगी। तो आप देखिए जो गैसेस मॉलिक्यूल है ये मोर स्टेबल होते हैं और इजीली क्या हो जाते हैं, रिमूव होते हैं। जैसे ही सब्सटेंस को हीट करेंगे तो वहां से वेपर निकलना शुरू हो जाएंगे, यानी कि गैस निकलनी शुरू हो जाएंगी। अगर कहीं आपको लग रहा है कि नाइट्रोजन गैस निकल सकती है, तुरंत निकाल दीजिए। आपको कहीं से लगता है कि ऑक्सीजन गैस निकल सकती है तो तुरंत निकाल दीजिए। आपको लगता है कहीं से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल सकती है तो तुरंत निकाल दीजिए। आपको कहीं से लगता है कि वाटर वेपर निकल सकता है तो तुरंत निकाल दीजिए। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये ऐसे कहिए जो गैसेस होती हैं वफादार नहीं होती, ये बेवफा सनम होती हैं, तुरंत छोड़ के भाग जाती हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप इनऑर्गेनिक कंपाउंड को हीट करेंगे तो आपको देखना है कि इनमें से अगर क्या है, नाइट्रोजन N2, O2, CO2, H2O, अगर ये रिमूव हो सकते हैं तो फटाक से क्या कर दीजिएगा, आप रिमूव कर दीजिएगा। देखिए अब बात करें, मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट ग्रुप के जो 4 मेटल हैं कौन कौन से, यानी कि सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम और सीजियम, इनको छोड़ के बाकी जितने भी कार्बोनेट हैं वो सब के सब डिकम्पोज हो जाएंगे हीट करने पर और क्या देंगे, मेटल ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ये कह रहा है बेरिलियम, बेरिलियम का जो कार्बोनेट है इज कैप्ट इन O2। ये क्या है, यानी कि क्या रखा जाता है, किस में रखा जाता है, CO2 में रखा जाता है, CO2 एटमॉस्फेयर में, यानी कि उस एटमॉस्फेयर में रखा जाएगा जहां पे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड पर्याप्त मात्रा में हो। क्यों, ड्यू टू लेस थर्मल स्टेबिलिटी। इसकी जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो क्या होती है, लेस होती है। कल मैंने लास्ट लेक्चर बताया था थर्मल स्टेबिलिटी, जो थर्मल स्टेबल जितना ज्यादा होगा, थर्मल स्टेबिलिटी किससे पता चलती थी कि हीट करते जाएं, हीट करते जाएं, हीट करते जाएं, जो कंपाउंड पहले टूट जाएगा वो लेस थर्मल स्टेबल, और जो हाई हीट करने के बाद टूटे वो क्या है, जो जितनी ज्यादा हीट करने पे टूटेगा उतना ज्यादा क्या था, मोर स्टेबल। और उसका तरीका अभी बताया था, अगर क्या है पॉलीएटॉमिक एनायन था,
पॉली एटॉमिक एनायन था तो उस केस में जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती थी साइज ऑफ कैटायन पे। अगर मैं क्या करूं सेकंड एक ग्रुप के कार्बोनेट की बात करूं तो सेकंड ग्रुप के कार्बोनेट में क्या है, जो कार्बोनेट है वो पॉली एटॉमिक एनायन है। तो इसमें क्या होगा, अब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो किसी भी ग्रुप में डाउन द ग्रुप जाएंगे तो साइज क्या होगा, इंक्रीज, और साइज इंक्रीज होगा तो थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ेगी। मगर क्या है, अगर सेकेंड ग्रुप में बात करूं तो बेरिलियम की, तो बेरिलियम सबसे टॉप वाला आइटम है। और फर्स्ट एक ग्रुप अगर लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज क्या होगा, डिक्रीज। तो फर्स्ट ग्रुप से छोटा साइज तो किसका होगा, सेकंड ग्रुप के एलिमेंट का। और सेकंड ग्रुप एलिमेंट में भी सबसे छोटा साइज किसका होगा, बेरिलियम का। तो इसका साइज बहुत छोटा हो जाता है कैटायन का, जिसकी वजह से इसकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, लो। और लो का मतलब क्या है कि ये रूम टेम्परेचर पे डिकम्पोज होने के लिए तैयार रहता है, मतलब इसे हीट करने की जरूरत नहीं है, विद द रूम टेम्परेचर पे भी टूटने की कगार पर होता है, टूट जाता है। तो ये क्या है, इसलिए कह रहा है कि जो बेरिलियम का जो कार्बोनेट है वो कैप्ट इन द CO2 एटमॉस्फेयर ड्यू टू लेस थर्मल स्टेबिलिटी, क्योंकि इसकी जो थर्मल स्टेबिलिटी है बहुत छोटी है। क्यों है वो मैंने आपको बता दिया, साइज गैप की वजह से। कैटायन एनायन के बीच में साइज गैप बड़ा हो गया, जिसकी वजह से इनके बीच में बॉन्ड स्टेबल नहीं बनेगा। ये बात मैं कई बार बता चुका हूं, एक बार फिर बता देता हूं, किन्हीं भी दो सब्सटेंस के बीच में बॉन्ड स्टेबल जब होता है जब दोनों का साइज बिल्कुल इक्वल हो, और जैसे साइज डिफरेंस गैप बढ़ता जाएगा वैसे वैसे स्टेबिलिटी कम होती जाएगी, इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती जाती है। तो BCO3 क्या होता है, लेस थर्मल स्टेबल होगा, तो ये क्या है, रूम टेम्परेचर पे क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, ठीक है। और ये जैसी ब्रेक होके क्या बना, यानी कि ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड उड़ गई तो ये वापस फिर इसमें नहीं जा सकता, इसलिए हमेशा इसमें क्या होना चाहिए, CO2 प्रेजेंट रहनी चाहिए, जिससे वो CO2 वापस इससे रिएक्शन करके क्या बनाती रहे, बेरिलियम कार्बोनेट, ठीक है। तो इसलिए एक रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। रीजन क्या है, ये लेस थर्मल, इसलिए हम इसे इसको किस में स्टोर करके रखेंगे, इसको ऐसी जगह स्टोर करके रखेंगे जहां CO2 का एटमॉस्फेयर हो, जिससे रिएक्शन वापस रिवर्स होकर ये मेंटेन रहे, ठीक है। चलिए बात कर लें, ये कुछ नाम दे दिए, नाम तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, जैसे पोटेशियम के कार्बोनेट। पोटेशियम का जो कार्बोनेट है वो फर्दर डिकम्पोज तो होता नहीं, क्योंकि सोडियम पोटेशियम मैंने आपको बताया डिकम्पोज नहीं होंगे। तो अगर हम बात करें इनके पोटेशियम कार्बोनेट को क्या बोलते हैं, यानी कि पर आर्स बोल देते हैं। जैसे पोटेशियम कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट के मिक्सचर को इसे बोलते हैं फ्यूजन मिक्सचर। ये बड़ा काम का मिक्सचर होता है। फ्यूजन मिक्सचर मतलब क्या है, टू रिड्यूस द मेल्टिंग पॉइंट। ये मिक्सचर क्या कर देता है, बाकी ये क्या है, किसी भी सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट को रिड्यूस करने में यूज होता है। एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KOH, KOH का जो एक्वस सॉल्यूशन है उसे बोलते हैं पोटास क्लाइड, ठीक है। और जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड को बोल देते हैं क्विक लाइम। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इनके मिक्सचर को बोल देते हैं सोडा लाइम, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम है जो याद होने चाहिए आपको। चलिए बात करें बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट तो जानते हो, ऐसा कार्बोनेट, देखिए कार्बोनेट का मतलब जिसमें CO3 आ गया हो वो कार्बोनेट। बाइकार्बोनेट का मतलब क्या है, जिसमें CO3 के साथ में एक H भी हो। जैसे CO3 के साथ में क्या हो, एक H। CO3 पे कितना चार्ज होता है, -2, मगर एक में H प्लस ले आया तो क्या बचेगा, ओवरऑल चार्ज -1। तो ये होता है बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो बाइकार्बोनेट में क्या होगा, मेटल बाइकार्बोनेट को अगर आप क्या करें, हीट करें, मेटल बाइकार्बोनेट को हीट करें तो इससे बन जाएगा मेटल कार्बोनेट, ठीक। और साथ में क्या निकलेगी, एक CO2 और एक वाटर, दोनों निकल जाएंगे, CO2 भी और वाटर भी। मतलब ये वाला पार्ट तो क्या निकाल देगा, ये वाला पार्ट तो निकाल देगा CO2, और एक O बचेगा, और ये H आपस में बखेड़ा बना के क्या बना लेंगे, वाटर भी बना देंगे, ठीक है। तो यहां से CO2 निकल जाएगी और वाटर, दोनों सब्सटेंस निकलेंगे। अगर कार्बोनेट को हीट कर रहे थे तो CO2 निकल रही थी, हाइड्रोक्साइड को हीट कर रहे थे तो वाटर निकल रहा था, और बाइकार्बोनेट को हीट कर रहे हैं तो क्या रिमूव हो रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी रिमूव हो रही है, वाटर भी रिमूव हो रहा है, और साथ में बन क्या रहा है, मेटल ऑक्साइड नहीं, मेटल कार्बोनेट बन रहा है। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, रिएक्शन रिवर्स भी होती है। अगर आप इसको क्या करें, हीट, ये पूरा मिक्सचर एक साथ रहने दें और हीट को लो कर दें, हीट को लो कर देंगे, अगर हीट बढ़ाएंगे तो इधर चलेगी, रिएक्शन फॉरवर्ड भागेगी, और हीट को लो कर देंगे तो ये आपस में कंबाइन होकर वापस फिर क्या बना देते हैं, बाइकार्बोनेट। तो मेटल बाइकार्बोनेट को हीट करोगे तो मेटल कार्बोनेट, और अगर वापस इसको ठंडा करोगे तो वापस ये अगर ये यहां से प्रेजेंट रही, ये उड़ गई तो बात खत्म हो गई, फिर नहीं आएगा रिवर्स। चलिए खैर, अब इसमें भी कुछ बातें ध्यान रखनी, क्या हर एक मेटल बाइकार्बोनेट ऐसा दिखाएगा, तो देख लेते हैं। एक तो Li लिथियम का बाइकार्बोनेट, ठीक है, लिथियम का बाइकार्बोनेट, और सेकेंड ग्रुप के जो बाइकार्बोनेट है डज नॉट एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, ये सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते।
दे एग्जिस्ट ओनली इन द सॉल्यूशन फॉर्म, ये हमेशा सॉल्यूशन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं ड्यू टू कंपेरेटिवली स्मॉल साइज ऑफ कैटायन। सेम वही कहानी हो गई, जो फर्स्ट ए ग्रुप का साइज है, देखिए फर्स्ट ए ग्रुप से छोटा साइज होता है सेकंड ए ग्रुप वालों का, और सेकंड ए ग्रुप वालों का साइज छोटा हो गया, सेकंड ए ग्रुप के जो मेटल उनका साइज छोटा हो गया, तो उनके कैटायन का साइज छोटा हो गया, तो बाइकार्बोनेट के साथ में जो बॉन्ड बनेगा वो वीक बॉन्ड बनेगा, वीक बॉन्ड बनेगा तो इनकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, लो, और थर्मल स्टेबिलिटी लो मिलेगी तो ये ऑलरेडी बेचारे पहले ही रूम टेम्परेचर पे ही सीधे किसमें हो जाते हैं, पिघले हुए रहते हैं। रूम टेम्परेचर इतना टेम्परेचर सफिशिएंट टेम्परेचर तो नहीं कि इसको डिकम्पोज कर दे, मगर हाँ इतना है कि बेचारे मेल्ट हो जाते हैं, लिक्विड फॉर्म में रहते हैं, सॉल्यूशन फॉर्म में। तो क्या होगा, तो कोई भी मेटल कार्बोनेट हो, कोई भी मेटल कार्बोनेट हो, अगर आप उसको हीट करोगे तो मेटल कार्बोनेट बनेगा और साथ में CO2 बनेगी और वाटर बनेगा। मगर क्या है, जो मेटल कार्बोनेट है वो जनरली किस में होते हैं, जैसे कार्बोनेट था ये जनरली किस में होता है, सॉलिड फॉर्म में। तो कह रहा है मेटल का जो बाइकार्बोनेट है ये भी सॉलिड फॉर्म में होता है, मगर किसको छोड़ के, एक तो लिथियम का बाइकार्बोनेट और सेकंड ग्रुप के जो बाइकार्बोनेट हैं ये मिलके सब किस में रहते हैं, ये डज नॉट एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, दे एग्जिस्ट ओनली इन द सॉल्यूशन फॉर्म। रीजन है ड्यू टू कंपेरेटिवली स्मॉल साइज ऑफ कैटायन। एनायन का साइज तो हो गया बड़ा, देखिए इस एनायन का साइज तो बड़ा है, ज्यादा बहुत सारे एटम उसमें मिलकर बना हुआ है, एनायन का साइज बड़ा है और कैटायन का साइज छोटा है, तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो वीक हो जाएगी, और वीक हो जाएगी तो ये लेस थर्मल स्टेबल होंगे, तो इसलिए किसमें मिलेंगे बेचारे, लिक्विड फॉर्म में। चलिए बात करें यहाँ पे, अब कोई भी बाइकार्बोनेट है, कोई भी बाइकार्बोनेट है, सोडियम है, कुछ भी है, इसमें कोई एक्सेप्शनल नहीं है, सब डिकम्पोज होंगे, चाहे सोडियम का हो, चाहे पोटेशियम का हो, चाहे लिथियम का हो, चाहे किसी का भी हो। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को अगर हम हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा, कार्बोनेट। किसका कार्बोनेट, मेरा तुम्हारा सोडियम का, जिस जो भी मेटल यहाँ यूज हुआ है उसी का, ठीक है। तो सोडियम था तो सोडियम कार्बोनेट, साथ में क्या निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड और एक वाटर वेपर, ठीक है। ये दो मॉलिक्यूल तो इसलिए लिए इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमने क्या ले लिया है यहाँ पे, दो मॉलिक्यूल। चलिए खैर, तो दो मॉलिक्यूल इसमें ले लिए, तो अब तो वैसे भी आप सिस्टम बना सकते हैं कि एक तो CO2 उड़ जाएगी, एक इसके दो मॉलिक्यूल ले लिए तो 2H हो जाएंगे, तो दो वाटर मॉलिक्यूल, देखिए एक कार्बोनेट तो इसके साथ रह जाएगा वैसे का वैसे ही, बचा एक कार्बोनेट, एक कार्बोनेट से निकल गई एक CO2, तो क्या बचा, एक O और इसके 2H बचेंगे, क्या बन जाएगा, वाटर। बाकी 2 Na, तो 2 Na और एक कार्बोनेट मिलकर क्या बना देंगे, Na2CO3। मतलब एटमों से अरेंज कर सकते हैं इनऑर्गेनिक रिएक्शन में आप। चलिए अब ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करा तो क्या बन गया, सोडियम कार्बोनेट, CO2 गैस निकल गई और वाटर। अब सोडियम बाइकार्बोनेट, अगर सोडियम कार्बोनेट को आप क्या करें, सोडियम कार्बोनेट को रिएक्शन कराएं किससे, वापस इससे CO2 से और वाटर से, तो वापस फिर क्या बना देगा, फिर वही सोडियम बाइकार्बोनेट। तो मैंने आपको बताया रिएक्शन क्या होती है, रिवर्सेबल। अगर हीट करेंगे तो ये बन जाएगा, ठंडा करेंगे तो ये बन जाएगा, अगर ये CO2 यहां से उड़ी नहीं है, यानी कि क्लोज कंटेनर के अंदर आप ले रहे हैं तो अगर आप सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट और CO2 और वाटर, और अगर सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से करा दें, दोनों मिला के करा दें, तो क्या बन जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। सेम कहानी किसी की भी, जैसे ये कैल्शियम कार्बोनेट है, इसकी रिएक्शन आप किससे करा दें, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से, तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम का कार्बोनेट। कैल्शियम देखिए सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है, 1 वैलेंसी इसकी हो गई, ये +1 और ये क्या हो गया, -1, तो एक दोनों का एक एक मॉलिक्यूल। कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है, इसकी वैलेंसी होती है 2, इसकी वैलेंसी होती है 1, तो 2 वैलेंसी इधर यानी कि ट्वाइस हो जाएगा और 1 वैलेंसी इधर। तो आपको तरीका ही 9th क्लास में सीख लिया होगा बनाने का, कंपाउंड्स कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो कैल्शियम पे कितने बाइकार्बोनेट आयंस लग रहे होंगे, 2, क्योंकि इसकी वैलेंसी 2 है, और इस पे कितने लग रहे होंगे, 1, क्योंकि उसकी वैलेंसी 1 थी। देखिए एक ये टेस्ट यूज होता है, टेस्ट ऑफ CO2 का टेस्ट यूज करने में यूज होता है। कैसे होता है CO2 का टेस्ट, के CO2 है कि नहीं है। हमारे पास क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जब हम क्या करते हैं, CO2 से रिएक्शन कराते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की हम किससे रिएक्शन करा रहे हैं, CO2 से, तो क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैसे बन गया जी कैल्शियम कार्बोनेट, अभी आपने देखा जब कैल्शियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन हम किससे करा रहे थे, वाटर से और CO2 से, तो क्या बन रहा था, ये कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा था। ऐसी सेम कहानी, तो देखिए यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अगर हम रिएक्शन किससे कराएंगे, CO2 से, तो ये बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट प्लस साथ में क्या होगा, वाटर, मतलब CO2 इन हो जाएगा और वाटर आउट हो जाएगा। ये कैल्शियम कार्बोनेट जब भी बनता है तो ये क्या होते हैं, मिल्की कलर आ जाता है इसमें, क्योंकि ये प्रेसिपिटेट होते हैं। इस सॉल्यूशन, ये जो सॉल्यूशन बनेगा पूरा वाटर के साथ में ये मिक्स होगा, ये जो सॉल्यूशन होता है ये मिल्की होता है, दूधिया कलर का हो जाता है। क्यों हो जाता है दूधिया कलर का, ये जो CaCO3 है ये सॉलिड फॉर्म का होता है, इसके जो प्रेसिपिटेट हैं वो कैसे होते हैं, मिल्की कलर के, यानी कि व्हाइट कलर के होंगे, तो ये कैसा आ जाएगा, मिल्की सॉल्यूशन बन जाएगा, दूध की तरह, एक दूधिया, ठीक है। अब क्या करें, अगर इसको फर्दर, अगर इसको और हीट कर दें, इस सॉल्यूशन को अगर हम हीट कर देंगे तो तुम्हें पता है CaCO3 हीट करते टूट जाएगा, किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में। अगर इसकी हम क्या करें, इस मिक्सचर के अंदर आप क्या डाल दें, CO2 और डाल दें,
इस मिक्सचर के अंदर आप क्या कर दें, इस कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर, इस मिक्सचर के अंदर आप CO2 डाल दें। ये ऐसे क्या है कि CH CO3 से रिएक्शन कराते हैं वाटर की, वाटर तो इसमें ऑलरेडी वैसे प्रेजेंट था ही, वाटर और साथ में CO2। तो अभी हमने देखा है कि किसी भी कार्बोनेट की रिएक्शन कराएं वाटर से और CO2 से तो क्या बन जाता है, वाई कार्बोनेट बन जाता है। और वाई कार्बोनेट का कोई कलर नहीं होता, ये क्या होता है, कलरलेस। तो अगर हमारे पास क्या है, तो यहाँ पे मिल्की कलर, अगर हम क्या करेंगे, इसकी कैल्शियम ऑक्साइड को अगर हम क्या करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम क्या करते हैं, CO2 में से पास करते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, मिल्की कलर आ जाएगा। सॉल्यूशन जो बनेगा वो कैसा आ जाएगा, मिल्की कलर। और उसमें और CO2 पास कर दें, यानी कि एक्सेस में CO2 पास कर दें, तो ये कलर तुरंत गायब हो जाएगा। क्यों, जब एक्सेस में CO2 पास कर देंगे मतलब इसे एक बार CO2 और दे देंगे, तो कौन सी रिएक्शन हो जाएगी कि कैल्शियम कार्बोनेट, किसी भी कार्बोनेट से रिएक्शन कराएं वाटर की और साथ में CO2, तो क्या बन जाता है, ये बाई कार्बोनेट। और बाई कार्बोनेट का कोई कलर नहीं होगा, यानी कि जो प्रेसिपिटेट बने थे द्वारा क्या हो जाएंगे, डिसेप्टर हो जाएंगे। कह सकते हैं जो मिल्की कलर आया था वो क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। ठीक है, चलिए सेम बात देखिए, ये रिएक्शन तो हर एक बुकों में लिखी है, हर एक टीचर इसको पढ़ाता भी है, 10th क्लास में भी आप, ये इंपॉर्टेंट थी, 10th क्लास में भी पढ़ी थी आपने। और इसमें सेम रिएक्शन बिल्कुल जैसी CO2 दिखाता है वैसी SO2 भी दिखाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमने लिया, इसकी रिएक्शन CO2 से कराएंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम सल्फेट यानी कि CaSO3, जैसे वहां पे CaCO3 बन जाता है ऐसे यहाँ पे CaSO3, और ये भी मिल्की कलर का होता है। साथ में क्या बनेगा, वाटर। और इसमें फिर एक्सिस ऑफ CO2, यानी कि CO, जैसे वहां पे CO2 पास कर रहे थे, यहाँ पे SO2 एक्सिस में पास कर दें, एक बार रिएक्शन कराई, एक बार और करा दें, तो फिर यहाँ भी क्या बन जाएगा, वही वाई सल्फेट। जैसे वहां वाई कार्बोनेट बन रहे थे, यहाँ पे वाई क्या बन जाएंगे, सल्फेट। उसका कलर मिल्की था और इसका भी कोई कलर नहीं होता। तो कार्बोनेट का कलर, कैल्शियम कार्बोनेट का कलर मिल्की था और कैल्शियम बाइकार्बोनेट का कोई कलर नहीं था। ऐसे ही सल्फेट में है कि कैल्शियम सल्फेट का कलर मिल्की है और कैल्शियम बाई सल्फेट का कोई भी कलर नहीं है। तो ये रिएक्शन भी जरा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए इसको। एक ही बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है CO2 एंड SO2 कैन बी डिफरेंशिएट बाई, SO2 और CO2 गैस को किस के थ्रू हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से ये भी रिएक्शन करके क्या देगा, मिल्की कलर, और ये भी क्या देगा, मिल्की कलर। अगर एक्सिस में पास कर देंगे तो इसमें भी कलर गायब हो जाएगा और इसमें भी क्या हो जाएगा, इसमें भी क्या हो जाएगा, कलर गायब। सेम कहानी यहाँ पे। अब ये जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जो रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड की थी वैसे SO2 की थी, ऐसी अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जगह हम क्या ले लें, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, तो वो भी वैसी रिएक्शन होगी। जो CO2 यानी कि जैसी इस ऑक्साइड के साथ रिएक्शन दिखाता है ऐसे इस हाइड्रोक्साइड के भी साथ दिखाएगा। तो जैसी CO2 दिखाएगा वैसी SO2 भी दिखाएगा। तो ये बात समझें, CO2 और SO2 जैसी रिएक्शन इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ दिखाते हैं वैसे ही किसके दिखाएंगे, वेरियम यानी कि वेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ठीक है, चलिए, तो इसमें तो डिफ्रेंशिएट होगा नहीं, क्योंकि जैसे इस CO2 की जैसी रिएक्शन यहाँ आएगी वैसी इस SO2 की भी आएगी। इस बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ जैसी रिएक्शन CO2 की आएगी वैसी SO2 की आएगी, तो डिफ्रेंशिएट हो नहीं पाएगा। ठीक, बात करें तो फिर एसिडिक केमेनोफोर, ऑल ऑफ दिस तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे दोनों को, तो आंसर यही होना चाहिए, कौन, एसिडिक केमेनोफोर। तो ये आंसर होगा एसिडिक केमेनोफोर। क्यों होगा ये, अब समझिए। ये देखिए क्यों होगा, KMnO4 की रिएक्शन अगर मैं SO2 से कराऊं तो ये इसको क्या कर देगा, इसको रिड्यूस कर देता है। Mn यहाँ किस में है, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में, सबको पता है। मैं KMnO4 में Mn की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है, +7। ठीक है, चलिए, तो ये इसको डीकम्पोज करके किस में कर देगा, +2 में। ठीक है, तो इसने क्या कर दिया, इसको रिड्यूस कर दिया, किसने, इसने। तो इसका मतलब यहाँ पे ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा होगा। क्या CO2 रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है, नहीं कर सकता, बस यही बात है। तो देखिए इसमें अगर हम बात करें, O जाएगा -2 में, कितने ऑक्सीजन है, 2, तो -2 × 2 कितना हो गया, -4। तो ये सल्फर किस में है, +4 में है, +4 में है। सल्फर की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो सकती है, सल्फर की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो सकती है, +6। तो ये फिलहाल क्या है, और मिनिमम कितनी हो सकती है, -2। तो ये ना तो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है ना मैक्सिमम में है। अगर कोई भी एलिमेंट अपनी मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट में हो तो वो कैसे काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। अगर मिनिमम में है तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, और अगर मिडिल में है, उसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर है ना तो मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में है, तो वो दोनों तरह काम कर सकता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये क्या कर सकता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम कर सकता है और रिड्यूसिंग की तरह भी। मगर यहाँ देखें KMnO4 में Mn की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ रही, +7, और मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन नंबर MnO4 में
Mn की कितनी हो सकती है +7। तो ये अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ये खुद कैसे काम करेगा, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, मतलब दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद क्या हो सकता है रिड्यूस। तो ये रिड्यूस हो सकता है, और ये जब ये रिड्यूस हो सकता है तो ये क्या कैसे काम कर जाएगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर जाएगा, और ये इसको क्या कर देगा रिड्यूस, और खुद क्या हो जाएगा ऑक्सीडाइज। +4 से किस में चला जाएगा +6 में, और इसको +7 से किस में ला देगा +2 में। तो ये क्या कर सकता है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब खुद क्या हो जाएगा ऑक्सीडाइज। तो देखिए दूसरों को रिड्यूस कर देगा और खुद ऑक्सीडाइज, तो ये +4 से किस में जा सकता है +6 में जा सकता है। यहां देखें कार्बन की यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन की होगी -2 और 2 ऑक्सीजन है, तो ये किस में जाएगा +4 में। और मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन नंबर कार्बन की कितनी हो सकती है +4। क्यों, क्योंकि बैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन के कितने होते हैं 4, तो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी किसके इक्वल हो सकती है, उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल। तो कार्बन की जो मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीजन स्टेट है वो +4 हो सकती है, और यहाँ CO2 में कार्बन की मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीजन स्टेट आ गई कितनी +4। तो ये +4 से +6 में या +5 में नहीं जा सकता, मतलब ये फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, यानी कि क्या है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं कर सकता। तो ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, या कह सकते हैं ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं कर सकता। कैसे काम करेगा, सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये भी कैसे काम करेगा, सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दोनों ही ऑक्सीडाइजिंग, तो रिएक्शन होगी कैसे, या तो एक ऑक्सीडाइजिंग होना चाहिए और एक रिड्यूसिंग, तो रिएक्शन होगी। तो अगर हम इसमें बात करें CO2 में, तो CO2 की रिएक्शन इसमें नहीं होगी, और रिएक्शन नहीं होगी तो जिसमें रिएक्शन होगी उसमें टेस्ट आ जाएगा, और जिसमें रिएक्शन नहीं होगी उसमें टेस्ट नहीं आएगा। तो ये डिफरेंशिएट कर देगा क्या, इसका कलर होता है, कैसा कलर होता है इसका, यानी कि इसे KMnO4 का पिंक कलर होता है, ठीक है, या पर्पल कलर बोल देते हैं। तो इसका जो कलर है, जैसे अगर ये SO2 से रिएक्शन करेगा, तो SO2 से रिएक्शन करेगा तो ये पर्पल कलर तुरंत क्या हो जाएगा डिसएप्टर हो जाएगा, क्योंकि ये Mn+7 से किस में चला जाएगा +2 में। तो जो पर्पल कलर है वो क्या हो जाएगा गायब। अगर गायब हो गया तो समझ लीजिए कौन है SO2, और अगर हमने इसमें CO2 डाली तो ये पर्पल कलर गायब नहीं होगा, क्योंकि ये इसको रिड्यूस नहीं कर सकता, नहीं कि कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो इसका मतलब पहचान हो जाएगी। तो जिसने जो कलर को क्या कर देगा इसके डिसेप्टर, वो SO2 होगी, और जो कलर को डिसेप्टर नहीं कर पाएगा किसके KMnO4 के, तो वो कौन होगी CO2। CO2 नेवर एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। तो CO2 एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं कर सकती। क्यों, क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है, क्योंकि इसके पास इसकी जो कार्बन की जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इसमें जो कार्बन की पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है मैक्सिमम को लाई कर रही है। अगर किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन नंबर उसकी मैक्सिमम पॉसिबल के इक्वल आ जाए तो वो कैसे काम करता है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। और मिनिमम के इक्वल आ जाए तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। और मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में कहीं भी लाई करे तो वो दोनों तरह काम कर सकता है, ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। चलिए खैर, सोल्वे प्रोसेस बड़ा प्रसिद्ध प्रोसेस है ये, बहुत लोग इसमें इसे पूछते हैं एग्जामिनर। ठीक है, सोल्वे प्रोसेस क्या है, पहली बात तो ये बता दूं सोल्वे प्रोसेस किसके लिए यूज होता है, प्रिपरेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। इस प्रोसेस के थ्रू हम क्या करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं किसकी, सोडियम कार्बोनेट की और सोडियम बाइकार्बोनेट की। देखिए कैसे होती है प्रिपरेशन वो समझ लो। सोडियम कार्बोनेट को हम क्या करते हैं, पहले कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं, और उससे क्या होगा, जब भी किसी कार्बोनेट को हीट करेंगे तो क्या बनेगी, मेटल ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, ये क्या बन गया कैल्शियम ऑक्साइड, और क्या बन गया CO2। अब ये क्या होगा, जो CO2 निकली और साथ में ये वाटर मॉलिक्यूल ये रिएक्शन करेंगे अमोनिया से। अमोनिया गैस यूज करते हैं एक्स्ट्रा एडिशनल, एक अमोनिया गैस CO2 से रिएक्शन करती है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, और क्या बनाती है अमोनियम बाइकार्बोनेट। क्या बनता है ये अमोनियम बाइकार्बोनेट। अब ये अमोनियम बाइकार्बोनेट फर्दर NaCl से रिएक्शन करके क्या बनाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट और साथ में अमोनियम क्लोराइड। ठीक, एक तो क्या बना देता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट और एक अमोनियम क्लोराइड। सोडियम बाइकार्बोनेट तो बन गया, यही तो बनाना था। अब सोडियम बाइकार्बोनेट बन गया तो कार्बोनेट बनाना तो बहुत आसान है। किसी भी सोडियम बाइकार्बोनेट के को अगर आप क्या करेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट कर देते हैं तो उससे क्या बन जाता है, कार्बोनेट बन जाता है। साथ में क्या निकलती है, CO2 और वाटर, अभी मैं बताई है आपको। एक बात इसमें इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, दो बातें वैसे ध्यान रखनी है। क्या, एक तो इसमें हमने लगाया कि एडिशनल, अगर वो तुमसे क्वेश्चन पूछ ले कि सॉल्वे प्रोसेस में एडिशनल अमोनिया की रिक्वायरमेंट है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। हमें लग रहा है नहीं जी हम तो एडिशनल अमोनिया डाल रहे हैं मगर यही अमोनिया यहाँ निकल जा रही है। देखिए अमोनियम क्लोराइड तुरंत ब्रेक हो जाएगा किसमें, NH3 और HCl। ये अमोनियम क्लोराइड किसमें ब्रेक हो जाएगा, NH3 और HCl। तो जितनी अमोनिया यहाँ ली थी उतनी अमोनिया यहाँ वापस
निकल जाएगी। तो कहने का मतलब है अमोनिया का कोई खर्चा नहीं आएगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इस प्रोसेस से हमने कार्बोनेट बनाया किसका, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट बनाया। क्या कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मतलब इस प्रोसेस के थ्रू हम और कार्बोनेट भी बना सकते हैं क्या? क्या कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं बना सकते हैं। क्यों? सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट ही बना सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम बाइकार्बोनेट नहीं बना सकते। क्योंकि जो कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम बाइकार्बोनेट है उसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो ज्यादा होती है किससे? सोडियम कार्बोनेट से। तो वो बन तो जाएगा, यहाँ बनने में कोई दिक्कत नहीं है, मगर बनने के बाद ये जो मिक्सचर बनेगा, ये सॉल्यूशन बनेगा, जो प्रोडक्ट है वो एक सॉल्यूशन है, एक मिक्सचर है। उस मिक्सचर में से अब क्या होगा, उस इस ये वाटर का जो सॉल्यूशन बन रहा है, इस मिक्सचर में से कैल्शियम पोटेशियम कार्बोनेट को या पोटेशियम बाइकार्बोनेट को सेपरेट करना इम्पॉसिबल हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है? ज्यादा। इसकी सॉल्युबिलिटी कम है, यह आसानी से क्या करा जा सकता है? इस सॉल्यूशन से रिमूव किया जा सकता है। तो देखिए, देयर इज नो अमोनिया कंजम्पशन यानी कि एजम्पशन इन द किसमें? सॉल्वे प्रोसेस। तो सॉल्वे प्रोसेस में अमोनिया का कोई भी यूज यानी कि कोई क्या है, यूज तो हो रहा है मगर उसकी खपत नहीं हो रही उसके अंदर, ठीक है। वो जितनी डाल रहे हैं उतनी बाहर फाइनल प्रोडक्ट की फॉर्म में हमें मिल जा रही है। दूसरा, पोटेशियम कार्बोनेट और पोटेशियम बाइकार्बोनेट इज not obtained of the solvay process due to high solubility of potassium bicarbonate and पोटेशियम बाइकार्बोनेट, द सेपरेशन इज डिफिकल्ट। तो ये कह रहा है जो पोटेशियम बाइकार्बोनेट है इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है, इसलिए इसे सेपरेट करना डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए सॉल्वे प्रोसेस को यूज नहीं करेंगे किसके लिए? पोटेशियम कार्बोनेट या पोटेशियम बाइकार्बोनेट बनाने के लिए। तो फिर कौन सा इसमें के लिए एक दूसरा प्रोसेस यूज करते हैं? तो अगर आपको पोटेशियम कार्बोनेट या पोटेशियम बाइकार्बोनेट बनाना तो उसके लिए एक नया दूसरा प्रोसेस है, उसे बोलते हैं लीवलेंस प्रोसेस, ठीक है। तो ये एक नया दूसरा प्रोसेस है जिस प्रोसेस के थ्रू ये बनाते हैं। तो सॉल्वे प्रोसेस में पोटेशियम कार्बोनेट या पोटेशियम बाइकार्बोनेट नहीं होता। क्यों? क्योंकि पोटेशियम बाइकार्बोनेट की जो सॉल्युबिलिटी है वो हाई होती है, इसलिए उसे सेपरेट करना डिफिकल्ट होता है। चलिए, बाइकार्बोनेट आर एम्फोटेरिक इन नेचर, ये बड़ी अच्छी बात है। ये जो बाइकार्बोनेट होते हैं वो एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। एम्फोटेरिक नेचर मतलब एसिड से भी रिएक्शन कर सकता है, बेस से भी। मतलब जब एसिड इसके पास में आ जाएगा तो बेस की तरह काम करने लगेगा, बेस इसके पास में आ जाए तो एसिड की तरह काम करने लगेगा। मतलब ये एसिड और बेस दोनों तरह बिहेव कर सकता है, या कह लो ये एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन कर सकता है। इसलिए जब ये एसिड से रिएक्शन कर रहा है तो कैसी नेचर होगी इसकी? बेस। तो ये कैसे नेचर शो करेगा? बेसिक। और जब ये बेस से रिएक्शन करेगा तो कैसे नेचर शो करेगा? एसिडिक, ठीक है। क्योंकि एसिड से जो रिएक्शन करते हैं वो बेस होंगे और जो बेस से रिएक्शन करते हैं वो एसिड होंगे। तो जो बाइकार्बोनेट है उसकी जो नेचर है वो एम्फोटेरिक नेचर है, मतलब ये एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर शो कर सकता है। चलिए, जैसे ये है हमारे पास कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड को जब हम तोड़ें तो ये क्या, इसमें से क्या होगा? दो एसिडिक एक्टिव एच है, दो इसके पास क्या है? दो एक्टिव एच हैं, एक एच प्लस निकाल लिया मैंने तो क्या बन गया? एच प्लस और एक HCO3 माइनस, ठीक है। इसने एच दिया है तो ये क्या कहलाएगा? एसिड। चलिए, अब इसकी बात करें, इस प्रोसेस की बात करें, ये क्या बन गया? ये बाइकार्बोनेट आयन नहीं तो बन गया? कौन सा आयन बन गया? ये बाइकार्बोनेट आयन, ठीक। अब अगर मैं इसे फर्दर देखूं तो ये H क्या है? ये रिमेनिंग H है, इसको दे भी सकता है। H प्लस को रिलीज करके अब क्या बना सकता है? CO3 माइनस 2। तो ये H दे देगा तो कैसे काम कर गया? एसिडिक की तरह। और ये जो H है इस H को वापस लेके किस में भी आ सकता है। तो अगर ये H ले भी सकता है तो H लिया, इसने H लिया तो ये क्या हो गया? बेस। और क्या इस H को लेके वापस क्या बना देगा ये? और ये फर्दर H दे भी सकता है, H दिया तो क्या बना देगा ये? तो ये कैसे होगा? तो ये एसिडिक H दे भी सकता है और एसिडिक H को ले भी सकता है। एसिडिक H को लिया तो क्या हो गया? बेसिक नेचर, और इसने H प्लस दिया तो क्या हो गया? एसिडिक नेचर। तो कैसी नेचर शो कर रहा है? एम्फोटेरिक इन नेचर। ये अगर हम बात करें तो ये क्या होगा? एसिड होगा, क्योंकि सिर्फ H प्लस दे रहा है, H प्लस ले नहीं रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? बीक एसिड। बीक क्यों कहला रहे हैं? क्योंकि ये क्या होगा? ये बीक एसिड क्यों होता है? क्योंकि कार्बोनिक एसिड है वो पीएच स्केल पे, वो ऑर्गेनिक में मैंने आपको बताया है। तो ये बीक एसिड, अगर इसका बात करें कॉन्जुगेट बेस, तो ये कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग बेस होगा। अगर ये बीक एसिड है तो कॉन्जुगेट बेस क्या होता है? स्ट्रॉन्ग। चलिए, खैर एक और बात देखें, इसे फर्दर और पीछे ले जाएं तो इसमें क्या होगा? फर्दर और पीछे ले जाएं तो ये क्या हो जाता है? किससे मिलकर बना होता है? वाटर मॉलिक्यूल और CO2। तो वाटर मॉलिक्यूल और एक CO2 मॉलिक्यूल से का मिक्सचर होता है। कौन? ये कार्बोनेट यानी कि जो कार्बोनिक एसिड है। तो इसे हम क्या बोल देते हैं कि वाटर प्लस CO2 के मिक्सचर को बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CO2। तो CO2 का एक्वस सॉल्यूशन है।
तो अगर CO2 का एक्वस सॉल्यूशन लूं मैं, तो CO2 के एक्वस सॉल्यूशन में क्या क्या चीजें प्रेजेंट हो सकती हैं। देखिए इस CO2 के, अगर CO2 को मैंने क्या करा, वाटर में डिजोल्व करा, तो उससे क्या होगा, उससे कुछ पार्ट ये भी बन गया होगा, इससे कुछ पार्ट ये भी बन गया होगा, इससे कुछ पार्ट ये भी बन गया होगा। तो एक्वस सॉल्यूशन अगर CO2 लूं तो उसमें क्या क्या चीज प्रेजेंट होंगी, ये तो होंगे, ये भी होगा, ये भी होगा और ये भी होगा। तो देखिए स्पेस, ये कह रहा है स्पेसीज प्रेजेंट इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CO2। तो CO2 के एक्वस सॉल्यूशन में क्या होगा, CO2 भी होगी, H2CO3 भी होगी, SCO3-1 भी होगा और CO3-2 भी होगा। मतलब CO2 गैस भी प्रेजेंट होगी, कार्बोनिक एसिड भी प्रेजेंट होगा, बाइकार्बोनेट सॉल्ट भी प्रेजेंट होगा और कार्बोनेट सॉल्ट भी प्रेजेंट होगा। मतलब बाइकार्बोनेट आयन भी और कार्बोनेट आयन भी, ये चारों चीजें इसमें क्या होंगी, प्रेजेंट होंगी। एक्वस सॉल्यूशन मतलब पानी तो होगा ही। चलिए जैसे यहां देखिए, ये हमारे पास क्या है, NaOH। NaOH क्या होता है, बेसिक नेचर का। जैसे हमने क्या डाला, हमने क्या डाल दिया इसमें, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइक, जैसे ही अगर सोडियम बाइकार्बोनेट जैसी बेस की प्रेजेंस में आएगा तो कैसे काम करने लगेगा, एसिड की तरह। अगर इसको किसी एसिड के साथ डालूं तो कैसे काम करने लगेगा, बेस की तरह। तो ये दोनों कभी एक साथ स्टोर हो सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को ना तो एसिड के साथ स्टोर कर सकते हैं ना बेस की तरह, क्योंकि एसिड के साथ स्टोर करोगे तो ये बेस की तरह रिएक्शन कर लेगा, और एसिड बेस जब भी कॉन्टेक्ट में आते हैं तो तुरंत रिएक्शन करके क्या बना देंगे, सॉल्ट और वाटर रिमूव कर देंगे। तो ये दोनों तुरंत क्या करेंगे, आपस एक एसिड की तरह काम कर जाएगा, और एक तो बेस आई, तो जैसे ही बेस के कॉन्टेक्ट में आएगा तो एसिड की तरह काम कर जाएगा, और एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, तुरंत क्या बन जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा और वाटर रिमूव। एसिड बेस में क्या होता है, सॉल्ट बन जाते हैं और क्या हो जाता है, वाटर रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, इन दोनों को कभी, तो डू नॉट एग्जिस्ट टुगेदर, तो ये दोनों कभी एक साथ नहीं रख सकते। तो आपको ध्यान रखना है कि सोडियम की बाइकार्बोनेट को कभी भी क्या है, ना तो एसिड के साथ रख सकते ना बेस के साथ, क्योंकि वो एम्फोटेरिक है और वो रिएक्शन कर जाएगा एसिड से भी और बेस से भी। कौन सी रिएक्शन हो जाती है, एसिड बेस रिएक्शन। बेकिंग पाउडर की बात करें, बेकिंग पाउडर होता क्या है, तो बेकिंग पाउडर क्या होता है, देखिए ये सोडियम बाइकार्बोनेट, ये बेकिंग पाउडर नहीं होता, ये होता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर दोनों अंतर अलग बात है। तो बेकिंग पाउडर क्या होता है, बेकिंग सोडा यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस कैल्शियम, देखिए कैल्शियम और H2PO2 का होल ट्वाइस, और साथ में क्या होता है, स्टार्च। इन तीनों के मिक्सचर को बोलते हैं बेकिंग पाउडर। थोड़ा सा ध्यान रखें इसका। चलिए अब ये बात करें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अमोनियम सॉल्ट, और बहुत मजेदार भी है। अमोनियम सॉल्ट को क्या करें, अगर हम हीट करेंगे, हम हीटिंग इफेक्ट पढ़ रहे हैं, तो अमोनियम सॉल्ट को अगर हीट करेंगे तो क्या बनता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ही प्यारी है, समझिए। अमोनियम सॉल्ट हैविंग, अगर अमोनियम सॉल्ट किससे मिलकर बना हुआ है, अमोनियम जो सॉल्ट है, अमोनियम सॉल्ट मतलब जानते हो NH4+, ये हो गया अमोनियम, अमोनियम आयन, इसके साथ ये सॉल्ट बनाएगा किसी भी एनायन के साथ, वो एनायन कोई सा भी हो सकता है। तो कह रहा है कि जो अमोनियम आयन है, अमोनियम जो सॉल्ट है, अगर उसमें कौन सा एनायन है, X- मतलब कोई भी हेलोजन, F-, Cl-, Br-, या फिर कार्बोनेट आयन या सल्फेट आयन या फॉस्फेट आयन। तो अगर क्या है, अमोनियम सॉल्ट जो है वो किससे मिलकर बना है, किसी भी हैलाइड से या किसी कार्बोनेट से या किसी सल्फेट से या किसी फॉस्फेट से, तब वो हीट करने पे गिविंग अमोनिया गैस ऑन डीकम्पोजिशन, तब वो हीट करने पे यानी कि डीकम्पोज करने पे क्या रिलीज करता है, अमोनिया गैस। और अगर अमोनियम सॉल्ट किसके साथ बना हुआ है, यानी कि ये क्रोमियम ऑक्साइड यानी कि Cr2O7-2 क्रोमेट आयन के साथ, अगर ये क्रोमेट आयन के साथ है या ClO3 आयंस के साथ है या NO2- के साथ है, तीन एनायन है, कौन कौन से, एक तो क्रोमियम ऑक्साइड का आयन है, एक क्लोरीन ऑक्साइड का आयन है, क्लोराइड ऑक्साइड का आयन, और एक नाइट्रोजन ऑक्साइड का। नाइट्रोजन ऑक्साइड का भी कौन है, NO2-, NO3- नहीं, ध्यान रखना। तो जरा इस पे अंडरलाइन कर दिया मैंने, इसको, इनको आप लिख लेना अपनी डायरी में, ठीक है, इनको डायरी में लिख लेना। अगर ये इन एनायन के साथ में सॉल्ट है अमोनियम का, तो क्या देगा, अमोनिया गैस, और इन तीन एनायन के साथ है तो क्या देगा, नाइट्रोजन गैस। कब, डीकंपोज करने पे, हीट करने पे। तो देखिए जी, एक प्रॉब्लम है बड़ी प्यारी सी, ये कह रहा है नाइट्रोजन गैस कैन बी ऑब्टेन बाय डीकंपोजिशन ऑफ, ये कुछ सब्सटेंस दे रखे हैं, कह रहा है इनमें से कौन सा ऐसा है जो हीट करने पे क्या दे, नाइट्रोजन गैस दे। ये अमोनियम सॉल्ट तो है, अमोनियम सॉल्ट है किसका, क्रोमियम ऑक्साइड आयन का, और क्रोमेट ऑक्साइड आयन का है, तो क्या देगा, ये नाइट्रोजन गैस देगा, क्या अमोनिया गैस देगा, नाइट्रोजन गैस। ठीक है, तो ये क्या करेगा, डीकंपोज करने पे क्या देगा, नाइट्रोजन गैस देगा, अभी पढ़ाया मैंने।
ठीक है। साथ में क्या निकलेगा वो तो अलग बात है, साथ में वैसे इसमें एक वाटर मॉलिक्यूल निकलता है। एक इंपॉर्टेंट बात है, क्या बन जाता है, ये Cr2O3 क्रोमियम ऑक्साइड बन जाता है। और ये क्रोमियम ऑक्साइड कैसा होता है, ग्रीन रेसिड्यू होता है। रेसिड्यू मतलब ये वेपर होगी, ये भी उड़ जाएगी, ये नाइट्रोजन गैस होगी, ये भी उड़ जाएगी। जो तली में रह जाएगा कंटेनर में वो कौन रह जाएगा, Cr2O3। और ये ग्रीन कलर का सब्सटेंस है। रेसिड्यू मतलब जो तली में वापिस बचा रह जाए। देखिए अमोनियम NO2, तो NO2 माइनस बताया, NO2 माइनस होगा या Cr2O7 माइनस 2 होगा तो उस केस में, या फिर एक और बताया था तीसरा कौन सा बताया है। देखिए मैंने 3 सब्सटेंस बताए हैं जिसमें अमोनियम क्या करता है, यानी कि हीट करने पर नाइट्रोजन गैस देता है। एक तो Cr2O7 माइनस 2, एक NO2 माइनस, और एक बताया ClO3 माइनस। ठीक है, ये 3 एनायन ऐसे हैं जो अमोनियम के साथ अगर कंबाइन होंगे तो हीट करने पे क्या निकलेगी, नाइट्रोजन गैस। तो इस केस में नाइट्रोजन निकल जाएगी। ये NO2 माइनस है तो नाइट्रोजन निकल जाएगी। ये NO3 है तो इसमें नाइट्रोजन नहीं निकलेगी ना, तो इसमें नाइट्रोजन निकलेगी तो फिर नाइट्रोजन नहीं निकलेगी तो क्या निकलेगी, अमोनिया। दो ही तो केस बताए मैंने। अमोनियम सॉल्ट में मैंने बताया या तो हीट करने पे क्या निकलेगी, नाइट्रोजन गैस, और यह क्या निकलेगी, ऑक्सीजन या अमोनिया गैस। अमोनिया किस किस केस में बताई, नाइट्रोजन तो बताई किस केस में, Cl2O2 माइनस 2, वो Cr2O7 माइनस 2, एक ClO3 माइनस, और एक बताया किसमें जी, NO2 माइनस। ये 3 एनायन अगर कोई इन तीनों में से कोई सा भी एनायन है तो जो हीट डीकंपोज होने पे क्या निकलेगी, नाइट्रोजन। अब बात करता ही थी किसकी, अगर हमने बात करें किसकी, अमोनिया गैस की, तो अमोनिया गैस कब कब निकल रही थी, तो अमोनियम सॉल्ट के साथ अगर एक तो कार्बोनेट, एक सल्फेट, ठीक है, और एक फॉस्फेट, SO4 माइनस 2, CO3 माइनस 2, मतलब कार्बोनेट हो गया CO3 माइनस 2, SO4 माइनस 2, PO4 माइनस 3, और एक होगा हैलोजन, कोई भी हैलाइड हो। ये 4 बताए थे मैंने, जिससे अगर ये अमोनियम सॉल्ट में है तो इससे हीट करने से क्या निकलेगी, अमोनिया गैस। बाकी इनके अलावा अगर कुछ और होगा तो कुछ और ही निकलेगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो ध्यान रहेगा, अगर कोई भी हैलाइड है, कार्बोनेट है, सल्फेट है, फॉस्फेट है अमोनियम के साथ, तो हीट करने पे, डिकम्पोज करने पे क्या निकलेगी, अमोनिया गैस। अगर हमारे पास क्या है, Cr2O7 माइनस 2 है, या फिर ClO3 माइनस है, या फिर NO2 माइनस 1 है, तो उस केस में निकलेगी नाइट्रोजन गैस। इनके अलावा अगर कुछ और होगा तो कुछ और ही निकलेगा फिर। ठीक है, तो इसमें क्या है, NO3, ये है NO3 नाइट्रेट NO3 की तो बात हुई नहीं थी, नाइट्राइट की तो बात हुई थी, क्या निकल गई थी, नाइट्रोजन गैस। नाइट्रेट की बात नहीं हुई थी, तो नाइट्रेट अलग ही है, ये एक टॉपिक में और आएगा, वहां बताएंगे। तो अमोनियम अगर नाइट्रेट है, NO3 है, तो उस केस में हीट करने पे ना तो नाइट्रोजन निकलती ना अमोनिया निकलती, क्या निकलती, N2O, और ये क्या होती है, लाफिंग गैस होती है। N2O क्या होगी, लाफिंग गैस। तो ध्यान रखना, अगर अमोनियम के साथ में क्या है, अगर नाइट्रेट है NO3 माइनस, तो क्या निकलता है, ना तो अमोनिया गैस, ना तो नाइट्रोजन गैस, ना अमोनिया गैस, ना नाइट्रोजन निकलेगी, ना अमोनिया निकलेगी, क्या निकलेगी, लाफिंग। अब बात करें अमोनियम क्लोराइड है, कार्बोनेट है, सल्फेट है, फॉस्फेट है, तो क्या निकलेगी, अमोनिया। तो इसे हीट करेंगे तो क्या निकल जाएगी, अमोनिया। इसे अमोनियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो भी अमोनिया। इनकी बात भी नहीं हुई, ये बात करने की जरूरत भी नहीं है। इनमें क्या है, N3 नाइट्राइड आयन है, और जब भी नाइट्राइड आयन हो तो ये तो अमोनियम के साथ की बात नहीं, किसी के साथ भी हो, ये नाइट्राइड आयन तो किसी के साथ भी आ जाए, चाहे अमोनियम के, चाहे बेरिलियम के, किसी के भी साथ आ जाए, तो अगर ये ग्रुप दिखाई दे जाए तो हीट करने से तुरंत नाइट्रोजन भागेगी। ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन गैस वैसे भी बहुत, एक तो गैसेस स्टेबल होती हैं, और नाइट्रोजन गैस तो बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है क्योंकि इनके NN के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो तुरंत हीट करते ही क्या हो जाएगी, नाइट्रोजन गैस निकल कर भाग जाएगी, और ये पूरा मेटल ऐसे ही रह जाएगा। मेटल अकेला मेटल रह जाएगा बेचारा, पूरा सब नाइट्रोजन, जितने भी सब नाइट्रोजन गैस बना के भाग जाएंगे, जितने भी नाइट्रोजन एटम थे सब नाइट्रोजन गैस बना के भाग जाएंगे। जैसे ये है सोडियम एजाइड, तो सोडियम एजाइड को अगर हम हीट करेंगे तो क्या होगा, तुरंत हीट करके सोडियम मेटल रह जाएगा, और बाकी जितनी भी जो भी N थी, वो N वाला जो पार्ट था सब नाइट्रोजन गैस की फॉर्म में निकल जाएगा। और ये क्या है, प्योर नाइट्रोजन निकलती है, इसमें और कुछ भी मिक्सचर में नहीं होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ क्या है, मेटल है और N है। तो मेटल तो बेचारा वहीं पड़ा रह जाएगा, सिर्फ जो निकलेगी सिर्फ गैस, नाइट्रोजन गैस निकलेगी, और ये जो नाइट्रोजन गैस निकलेगी ये बिल्कुल एकदम प्योर बनेगी। चलिए, तो N2O ये क्या है, यूज, एक तो लाफिंग गैस इसे बोलते हैं, और ये कहाँ यूज होती है, यूज इन द डेंटल सर्जरी। ठीक है, डेंटल सर्जरी में यूज करते हैं इसे। और दूसरा एक और हम बात करें
एजाइड आयन N3-1, ये जो एजाइड आयन है इसे हम क्या बोलते हैं, स्यूडो हैलाइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो जब भी हैलाइड का मतलब हो यानी कि क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड, अगर स्यूडो वर्ड लग जाए तो समझ लीजिए किसकी बात कर रहा है, एजाइड की। अब लास्ट और देख लेते हैं नाइट्रेट। नाइट्रेट NO3-1। नाइट्रेट मेटल, अगर हम मेटल नाइट्रेट लें तो मेटल नाइट्रेट को जब हीट करेंगे तो मेटल ऑक्साइड बनेगा, एक NO2 गैस निकलेगी और एक O2 गैस निकलेगी। ठीक है, जब हम मेटल नाइट्रेट को हीट करते हैं तो क्या निकलता है, मेटल ऑक्साइड बनेगा, जो भी रेस्पेक्टिव मेटल है उसका मेटल ऑक्साइड बनेगा, और साथ में क्या निकलेगी, वहां पे जैसे CO2 निकलता था, वाटर निकलता था, यहां पे क्या निकलेगा, एक NO2 और एक O2। ये NO2 क्या है, ओड इलेक्ट्रॉन स्पेसिस है, ओड इलेक्ट्रॉन स्पेसिस, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन आप काउंट करोगे तो वो ओड आएंगे, और ओड आएंगे तो क्या होता है, पैरामैग्नेटिक। और O2 को आप पढ़ ही चुके हो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में, ये इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद भी क्या होता है, पैरामैग्नेटिक। देखिए मैंने ये आपको बात बताई, जिसके पास ओड इलेक्ट्रॉन वो क्या होगा, जिसके पास ओड इलेक्ट्रॉन है वो पैरामैग्नेटिक, जिसके पास इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो डायमैग्नेटिक। मगर दो केस थे जहां पे जब टोटल इलेक्ट्रॉन 10 आते हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन 16 आते हैं, उस केस में इवन होने के बावजूद भी वो क्या हो जाते थे, वो पैरामैग्नेटिक। ठीक है, और ध्यान रखना 10 इलेक्ट्रॉन है तो उसके पास वो इवन है मगर उसके पास एक अनपेड होता है, इसलिए पैरामैग्नेटिक हो जाता है। 16 है, 16 इवन नंबर है मगर ये भी क्या होता है, पैरामैग्नेटिक। क्यों, और इसमें कितने अनपेड हो जाते हैं, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो 10 वाला भी और 16 वाला भी दोनों इवन नंबर है मगर ये क्या हो जाते हैं, पैरामैग्नेटिक। इनके अलावा जितने भी इवन वाले होंगे वो सब क्या होंगे, डायमैग्नेटिक। और ये भी ध्यान रखना है कि 10 वाले में एक अनपेड होता है और 16 वाले में कितने होते हैं, 2 अनपेड। चलिए, तो इसमें साइड में मेटल ऑक्साइड के साथ में जो सब्सटेंस बन रहे हैं, दोनों गैसें बन रही हैं, वो दोनों गैसें कैसी होती हैं, पैरामैग्नेटिक। और जो NO2 गैस है ब्राउन कलर की गैस होती है। चलिए, क्या सारे मेटल नाइट्रेट ये काम करेंगे, नहीं, इसमें भी वही एक्सेप्शनल है। कौन, किनको छोड़कर, एक्सेप्ट वो सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। तो फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट हैं उनको छोड़ के बाकी जितने भी मेटल नाइट्रेट होंगे वो सब ये रिएक्शन दिखाएंगे, मगर फर्स्ट ग्रुप के मेटल में भी कौन, Li का इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। Li का अगर कोई नाइट्रेट होगा तो ब्रेक होगा, वो डिकम्पोज होगा। चलिए, अगर इनके नाइट्रेट आ गए, फॉर एग्जाम्पल इनके नाइट्रेट को हमसे हीट करवा के तोड़ने लगा, तो अगर लो टेम्परेचर है तो वो टूटेंगे, तो ये इनके जो नाइट्रेट हैं वो हीट करने से ब्रेक तो हो जाएंगे, डिकम्पोज तो हो जाएंगे। मगर ये वाली सिचुएशन में नहीं होते, ये नहीं बनाते, कुछ और बनाते हैं। मेटल ऑक्साइड ये प्रोडक्ट नहीं देते, टूट तो जाएंगे मगर प्रोडक्ट बदल जाता है। तो अगर सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और या सीजियम के नाइट्रेट को अगर हम क्या करेंगे, हीट करें, तो वो लो टेम्परेचर पर लगभग 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर लें तो ये बनेगा मेटल नाइट्राइट। तो मेटल ऑक्साइड की जगह क्या बनाता है, मेटल नाइट्राइट, और साथ में क्या निकलती है, साथ में क्या निकलेगी, साथ में निकल जाती है O2, ऑक्सीजन गैस। ठीक, अब ये दूसरा, अगर मैं हाई टेम्परेचर पे से डिकम्पोज करूं लगभग 800 डिग्री सेंटीग्रेड, तो फिर वापिस वही बनेगा मेटल ऑक्साइड और एक O2, और यहां NO2 की जगह क्या बनता है, नाइट्रोजन गैस। ठीक है, तो अगर हमने क्या करा है, ये जो स्पेशल कुछ 4 एलिमेंट्स हैं, इनके नाइट्राइट को अगर हम क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो वो डिकम्पोज तो होते हैं मगर प्रोडक्ट डिफरेंट देते हैं। और क्या डिफरेंट देंगे, अगर लो टेम्परेचर पे हीट करा तो मेटल नाइट्राइट बनाएंगे, नाइट्रेट मेटल ऑक्साइड की जगह मेटल नाइट्राइट बनाते हैं और ऑक्सीजन गैस रिलीज करेंगे। और अगर हाई टेम्परेचर पर ले गए लगभग कितना, 800 डिग्री सेंटीग्रेड, तो मेटल ऑक्साइड, ऑक्सीजन और साथ में क्या निकलती है, नाइट्रोजन, जबकि वहां पे क्या निकल रहा था, NO2। तो यहाँ देखिए, जैसे रिएक्शन देख लें इसकी, ये हमारे पास नाइट्रेट है, बस इन 4 का ध्यान रखना है, ये वाले होंगे तो कहानी बदलेगी, नहीं तो बाकी सब में तो ये चलेगा। तो ये क्या है, पैलेडियम का नाइट्रेट है, हीट करेंगे तो क्या होगा, पैलेडियम का ऑक्साइड बन जाएगा, NO2 बन जाएगी और O2 बन जाएगी। Zn का नाइट्रेट है तो क्या करेंगे, Zn के नाइट्रेट को फिर हीट करेंगे तो Zn का ऑक्साइड बन जाएगा, NO2 बन जाएगी, O2। सेम कहानी लिथियम फर्स्ट ग्रुप का है मगर वो उनकी सीरीज में नहीं आता, उनकी संगति में नहीं बैठता लिथियम, वो अलग है। तो लिथियम के नाइट्रेट को हीट करेंगे तो भी क्या हो जाएगा, मेटल ऑक्साइड बनेगा, NO2 बन जाएगी, O2 बन जाएगी। ऐसे जैसे मैग्नीशियम ले लेंगे तो वो भी क्या होगा, सेम कहानी, मैग्नीशियम ऑक्साइड, NO2 और O2। मतलब ये मेटल का ऑक्साइड बन जाएगा और साथ में क्या निकलेगी, एक NO2 गैस और एक O2 गैस। O2 गैस भी पैरामैग्नेटिक है और NO2 भी पैरामैग्नेटिक है, तो ये दोनों ही जो गैस निकल रही है पैरामैग्नेटिक गैस क्या होती हैं, रिलीज होंगी। इस केस में अगर हम बात करें पोटेशियम नाइट्रेट उनकी संगति वाला है, उन 4 एटमों की। तो इसे अगर हम क्या करेंगे, इसके हीट करने से डिकम्पोज तो होगा
मगर प्रोडक्ट अलग बनेगा। और प्रोडक्ट भी जो अलग है वो भी दो टाइप का, उसमें भी दो चीजें हैं कि लो टेम्परेचर पे डिकम्पोज कर पा रहे हैं या हाई पे। अगर हाई टेम्परेचर पे डिकम्पोज करवाओगे तो मेटल ऑक्साइड तो बनेगा, मगर NO2 की जगह नाइट्रोजन गैस निकलेगी, O2 की जगह O2 निकलेगी। तो और ये NO2 कैसी है, डायामैटिक, और O2 कैसी है, पैरामैटिक। तो इस केस में अब जो दो गैसें निकलेंगी उनमें से एक पैरामैटिक होगी और एक डायामैटिक। तो डाया एंड पैरा बोथ गैसेस रिलीज। अगर हम लो टेम्परेचर पे हीट करेंगे, जैसे सोडियम सोडियम नाइट्रेट है, सोडियम नाइट्रेट भी उन फोर में से हो गया, ठीक है। तो इसको भी क्या करेंगे, इसको भी अगर हम इसको हाई टेम्परेचर पे हीट करेंगे तो मेटल ऑक्साइड, और लो पे हीट करेंगे तो मेटल नाइट्राइट बनेगा। तो सोडियम नाइट्राइट बन गया, यानी कि NaNO2, और साथ में क्या निकलेगी, O2। तो एक ही गैस निकलेगी, और वो जो गैस होगी कैसी होगी, पैरामैटिक गैस। वहां पे दो पैरामैटिक, यहाँ पे दो गैसें निकल रही हैं, मगर एक डायमैटिक एक पैरामैटिक, और इस केस में क्या निकलेगी, एक ही पैरामैटिक निकलेगी। तो इसे ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इनमें से कुछ बातें देखिए, इनमें से जो मेन बातें हैं, जो मेन पॉइंट है, ये जो मेन पॉइंट होता है, इसे थोड़ा सा आप अपनी डायरी में लिखें और समझे बात को, ठीक है।